कांग्रेस पार्टी भारत यात्रा निकाल रही है और भारत यात्रा में भारत को जोड़ने की बात को दोहरा रही है। इसी बीच में मानव विकास सूचकांक एक सूची निकल करके सामने आई है। दुनिया भर के 191 देशों में भारत का स्थान 132वां आया है। जो पिछले साल 131 था वो एक और गिर करके इस साल 132 हो गया है। मानव विकास सूचकांक यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय, उसमें लगातार हम पिछड़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वो भी हमसे इसमें बेहतर है। जबकि श्रीलंका में हालात कैसे हैं वो आप सब जानते हैं। चीन वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ में गुरदीप सकपाल साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप जानते हैं मानव विकास सूचकांक, उसमें पिछले साल से हम और पिछड़ गए हैं। क्या कहता है ये, जबकि आप भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या ये आपकी बात पर मानव विकास सूचकांक जो है मोहर लगा रहा है, ये कहेंगे? देखिए, मानव विकास सूचकांक काफ़ी समय से 130 के आसपास, 132 के आसपास ही भारत का स्थान है। और वो समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों है। क्योंकि इसके अंदर पूरे देश के लोगों का काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं कि उनका जीवन यापन का स्तर कैसा है, उनका स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, और वो कितनी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा है, यानी ज्ञान की, शिक्षा की सोसाइटी का हिस्सा है। और भारत में लगातार बहुत समय से एक वर्ग तरक्की कर रहा है और एक वर्ग जो है काफ़ी बुरे हालातों के अंदर है। और इसीलिए हमें अपने आसपास बहुत खुशहाली भी दिखती है, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो भारत का रैंक नीचे हो जाता है। अब इसलिए इसको सुलझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार 1 साल 2 साल के अंदर इसको कर सकती है। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल की, तो उस वक्त ये काम हुआ। काम क्या हुआ था कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। ये दुनिया में पहली बार हुआ। दुनिया में मुल्कों की आबादी 27 करोड़ नहीं होती है, 27 करोड़ लोगों को निकाला गया। उस वक्त ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार रहेगा। पब्लिक स्कूलों में जो गरीब बच्चों के लिए कोटा निर्धारित किया गया कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें, और जो सरकारी स्कूल थे उनमें काम शुरू हुआ। आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 20 लाख नए क्लासरूम बने उस पीरियड के अंदर देश भर के अंदर। और साथ में ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई आया। ये सब मिलजुल कर इंसान का जो रहने सहने का ढंग ऊपर करते हैं। अफसोस ये है कि पिछले 8 साल में इन चीज़ों में गिरावट आ रही है। इसमें तो कोई अब डिबेट बची नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ गरीब और गरीब हुए हैं। और कुछ डाटा ये भी कहता है कि लगभग 23 करोड़ लोग, 27 को जो निकाला गया था, 23 करोड़ वापस गरीब हो गए हैं। तो जब 23 करोड़ आदमी गरीबी से रेखा से नीचे जाएगा किसी मुल्क का, तो वो इंडेक्स पे, चाहे वो HDI हो या कोई हो, उसमें नज़र आएगा। जब हम आय की बात करते हैं तो अब ये तो बात बिल्कुल साफ है कि भारत के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो असल आय है वो गिरी है। क्योंकि एक तो आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ने की वजह से आप 100 रुपये में जो चीज़ खरीद सकते थे आज उससे कम खरीद पा रहे हैं। वैल्यू कम हुई है रुपए की, महंगाई की वजह से। तो जब आय बढ़ेगी नहीं, जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, और जो जिनको पैसा आ भी रहा है उनकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति, वो कम होती जाएगी, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो नीचे जाएंगे। लिए इसके लिए किसी UN की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आसपास ही देख लें तो हमें दिख जाएगा कि हमारा जो रहन सहन का तरीका था आज से 7-8 साल पहले जो बन गया था, आज हर व्यक्ति अपने घर के खर्चे में कटौतियाँ कर रहा है। जो मुल्क ने घूमना फिरना सीख लिया था, अच्छे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बच्चों ने पढ़ना सीख लिया था, गांव के अंदर बाइक्स और फ्रिज और ये सब कॉमन हो गई थी, 2004 के बाद हुआ है। शहरों के अंदर ACs और गाड़ियां कॉमन हो गई थी। आज नया AC खरीदने की हिम्मत लोग कम कर पाते हैं, नई गाड़ी खरीदने की कम कर पाते हैं हिम्मत। आज घूमने के ऊपर कटौती हो रही है, डेली रोज़मर्रा के खानों में कटौती हो रही है। ये हर परिवार की कहानी है। तो जब ये ऐसी कहानी होगी तो इंसान का, देश का जो रैंक है वो किसी भी सूचकांक में गिरेगा। और इसीलिए इन्हीं बातों को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा भी करें कि भारत जो टूटने की बात नहीं है, इसमें बात यह कि विभाजन हो रहा है, मनों का विभाजन हो रहा है। नफरत एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में पैदा की जा रही है। नफरत एक सोच और दूसरी सोच के बीच में पैदा की जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल धर्मों के आधार पर विभाजन हो रहा है। अगर आप एक परिवार का हिस्सा हैं, अगर आप एक दोस्तों के सर्कल में रहते हैं,
आपका दोस्तों का, स्कूल कॉलेज के मित्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है या मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप है, आज उसमें भी लड़ाई हो रही है। लोग पहले भी अपने विचार रखते थे ना, ऐसा तो नहीं इस देश में लोग सब एक ही लकीर पे चलते थे, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं होती थी। और आज हम सब देख रहे हैं कि ये मन का जो विभाजन पैदा हो रहा है, जो आय का विभाजन पैदा हो रहा है, जो रोजगार में कुछ लोगों के पास सब कुछ जा रहा है कि वो दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए, कुछ दिन में पहले भी बन जाएंगे, क्योंकि जब सब कुछ गिफ्ट में मिलना है तो फिर क्या है, माले मुफ्त और दिले बेरहम तो हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, लोग पढ़ के निकल रहे हैं। आपके दर्शकों में से जो लोग ने एजुकेशन पूरी की होगी 2004 से 10, 11, 12 के बीच में, तो हर व्यक्ति को फटाफट काम मिलना शुरू हुआ था इस देश के अंदर, चाहे वो सर्विस सेक्टर में जाता हो, चाहे वो बीपीओ में जाता हो, चाहे वो इंडस्ट्री में जा रहे हो, सबको आज वो विश्वास टूट गया है कि अगर हम पढ़ जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है सफल साहब, महंगाई को लेकर के आप लोग बात कर रहे हैं, और महंगाई को लेकर के बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल और अनऑफिशियल दो तर्क हैं। ऑफिशियल ये कहा जा रहा है कि आप दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं उनको उठा करके देखिए और उनके अंदर जो महंगाई की दर है उससे भारत की महंगाई की दर कम है। अनऑफिशियल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो चलाया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ हैं, पहले से ज़्यादा जो है वो भीड़ बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा अब क्या लोग पेट्रोल खरीद नहीं रहे हैं, 100 रुपये हो गए तो भी लोग खरीद ही रहे हैं। तो ये दोनों तर्कों पर आम व्यक्ति समझ पाए, बताइए उस पर। जहाँ तक मुझे मालूम है बीजेपी दावा करती थी विश्व गुरु बनने का, तो विश्व चेला क्यों बन रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ भी महंगाई होगी? ये तो आप पूरी दुनिया का चेला बन रहे हैं ना। विश्व गुरु क्या था? विश्व गुरु 2008 में बने थे हम, जब पूरी दुनिया की इकॉनमी ढह गई थी। हम जानते हैं ना 2000 का जब आर्थिक संकट आया था, पूरी दुनिया की इकॉनमी ढही थी, भारत की नहीं ढही थी, भारत उससे बच गया था। तो वो क्या कारण था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था खिल रही थी? वो फर्क था सरकार का, वो फर्क था प्रधानमंत्री का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे, जो पार्टी सरकार कांग्रेस जैसी चला रही थी, जिसके अंदर ज्ञान की वैल्यू थी। और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पे ले आए। इसको विश्व गुरु कहते हैं ना। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूरी दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के जो सम्मान देते थे वो तो अब पूरे देश को मालूम है। आज वो क्यों नहीं हो रहा है? आज अगर दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो हमारे यहाँ क्यों बढ़नी चाहिए महंगाई? और ये तर्क क्यों गलत है? अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, अगर कनाडा में बढ़ रही है, अगर यूरोप में बढ़ रही है, तो आजकल ये देश अपने उत्पादन बहुत कम करते हैं, ये आयात ज़्यादा करते हैं। तो यूक्रेन वॉर की वजह से आयात में दिक्कत आई है तो वहाँ रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के साथ ये तो नहीं है। हम तो खाद्यान्न में नंबर 1 है, गेहूँ चावल हमारे यहाँ हम नंबर 1, हम मसालों में दुनिया में नंबर 1, 2 पे हैं, हम दूध में नंबर 1, 2 पे हैं, हम फिश में नंबर 1, 2 पे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ दुनिया में टॉप पे कई लेवल पे है। हम बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें IT सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, जो दुनिया में टॉप पे हैं। तो हमारे पे वो असर क्यों आ रहा है यूक्रेन का? हम पे तो नहीं आना चाहिए था ना। ये बीजेपी केवल कहती है विश्व गुरु, लेकिन ये विश्व चेला बन रहे हैं, और वो भी ऐसा चेला बन रहे हैं जो विफल इकोनॉमीज का अनुसरण कर रहे हैं। अगर आपके पास है ज्ञान इकोनॉमी चलाने का तो आज वैसे करके दिखाइए जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करके दिखाया था कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूबी, हमारी खिल के निकली। लेकिन जो वो एक तर्क में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपने छोड़ दिया कि सड़कों पर पहले ज़्यादा भीड़ है, लोग तो 100 रुपये का खरीद ही रहे हैं, पैसा है तभी तो खरीद रहे हैं, उसका क्या काउंटर करेंगे? देखिए, इस देश के अंदर एक सच्चाई है। 2004 के पहले और 2004 के बाद और 2016 के पहले और बाद, 16 में नोटबंदी हुई। 2004 के पहले आप जरा अपने आसपास के परिवारों का सर्वे कर लीजिए, कितनों के घर में कारें थी? आपके घर में कार पहली बार कब आई होगी? 2009 में आ गई। 9 में ना, 2004 से 14 का पीरियड ले रहा हूँ। कितनों के घर में AC था 4 के पहले? बताइए। कितनों के घर के लोग 4 के पहले विदेश घूमने गए थे? था ना। कितने लोगों के पास, यंगस्टर्स के पास 4 के पहले अपना मकान हो गया था? लोगों ने 4 से 14 के बीच की जो तरक्की हुई इस देश में, उसमें गाड़ियाँ खरीदी, उसमें मकान बनाए, उसमें वो घूमना फिरना शुरू हुआ, उसमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट में जाना शुरू हुआ। ये सब चीज़ें, गाड़ियाँ, एमिनिटीज़, कंप्यूटर्स, ये लोगों के घरों में उस पीरियड की कमाई पे आए। आज जो वो आयु वर्ग के लोग हैं, जो 45 से 55-60 के वर्ग के लोग हैं, उनके पास आज घर की दिक्कत नहीं रही ना।
लेकिन उनके बच्चों को पूछिए क्या उनको नौकरी मिल रही है? क्या उनके बच्चे आज नई गाड़ियां खरीद पा रहे हैं अपनी कमाई से, जैसे कि हमारी जनरेशन ने 2004 और 14 के बीच में खरीदी थी? क्या उनके बच्चे आज उस तरह से अपनी लाइफ को और बेहतर बना पा रहे हैं, या केवल अपनी पारिवारिक आय पे और परिवार की जो सिक्योरिटी उस तरक्की ने दे दी थी? क्योंकि अब आपके पास अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, तो एक बेसिक खर्चा आपका हो चुका है लाइफ में ना, तो उसके दम पे ही जी रहे हैं, या आप उसमें आज बढ़ोतरी कर पा रहे हैं? तरक्की तब मानी जाती कि 4 से 14 के बीच में आम परिवार के पास जो धन संपत्ति इकट्ठी हुई, जो लेवल बढ़ा, तो 14 से 22 के बीच में कम से कम उतना तो बढ़ता, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और इसको बीजेपी अपनी सफलता बताती है, तो ये देश के साथ तो धोखा है ही। मुझे लगता है जिम्मेवार पार्टी का बयान भी नहीं हो सकता, ये उनकी जिम्मेदारी है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से उनको वोट दिया था, लोगों ने समझा था कि बीजेपी के आने पे शायद और बेहतर होगा, वो नहीं हो रहा है आज। और इस बात से कोई इनकार बीजेपी वाले भी नहीं कर सकते। आप किसी दुकानदार से पूछ लीजिए कि 4 से 14 के बीच में जो आपकी तरक्की हुई थी व्यापार की, क्या 16 से 22 के बीच में हुई है? किसी दुकानदार से पूछ लीजिए आप। हर व्यक्ति सर्वाइव अच्छा कर रहा है क्योंकि हमारा बेस मजबूत है। हम 140 करोड़ लोग होने वाले हैं, हमारा अपना प्रोडक्शन है, अपना कंजम्पशन है, उसके बेस पे हमारी आर्थिक व्यवस्था 4-5% पे तो चली जाएगी, कोई सरकार कुछ भी ना करे, क्योंकि इतना उत्पादन और इतना हमारा कंजम्पशन है, उस पर कुछ ना कुछ तो चल जाएगा। सवाल ये है अगले लेवल पे जाना था ना, वो नहीं हुआ। एक नैरेटिव ये भी अब कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में पैदा हो जाएंगे, और आज देखिए मोदी जी के राज में ब्रिटेन से बेहतर इकोनॉमी जो है वो हमारी हो रही है। तो आप श्रीलंका के नाम पे डरा रहे थे, और आज हम ब्रिटेन को जो टक्कर दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं बोला कि भारत के जो हालात हैं वो श्रीलंका की तरह होंगे। इनफैक्ट पी चिदम्बरम साहब ने विधिवत अपने आर्टिकल में लिखा था कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारी, मैंने जैसे बोला, इतनी बड़ी इकॉनमी है, हम सब कुछ हमारे देश में अपना उत्पादन होता है, और वो उत्पादन 47 में नहीं होता था। 47 में हम हर चीज़ आयात करते थे। 47 से लेके आज तक के बीच में जो अलग अलग सरकारों ने काम किया है, जिसमें लगभग 75 साल में से लगभग 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने जो व्यवस्था बनाई उसकी वजह से आज हम हर चीज़ अपनी उत्पादन करते हैं। हमारा इंडस्ट्रीज़ हो, हमारे खेती हो, हमारी टेलीकॉम हो, हमारा स्पेस हो, न्यूक्लियर हो, सब में हम सुपर पावर हैं, और 140 करोड़ जनता खाने वाली है। तो इकॉनमी हमारी लंका की तरह तो होगी नहीं, श्रीलंका की तरह नहीं हो सकती है, वहाँ नहीं गिरेगी। ये तो जिन लोगों ने कहा है, व्हाट्सएप में आजकल लोग कुछ भी कहते हैं, सवाल ये है कि जो ये उत्पादन और ये कंजम्पशन 4-4.5% की ग्रोथ दे सकता है, और हमको चाहिए 10%, 12% की ग्रोथ जो यूपी के टाइम पे थी। वो बीच का जो डिफरेंस है वो सरकारी नीतियों से आता है, वहाँ पे ये सरकार फेल है। और जहाँ तक रही बात विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की, ये भी रातों रात नहीं हुआ है। हम 2011 में हम लगभग 10वें नंबर की हो गए थे, उसे हर साल एक पायदान ऊपर बढ़ते गए। और दुनिया में इकॉनमी का साइज 2 तरह से नापा जाता है, एक जीडीपी से, एक जीडीपी का पीपीपी मॉडल होता है, परचेज पावर पैरिटी, कि आपके पास जो आय है उससे आप क्या क्या खरीद सकते हैं। तो हम जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 2012 में विश्व के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए थे, 2012 में। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। बीजेपी की सरकार नहीं आई होती, और अगर यूपीए की सरकार रही होती, और अगर ग्रोथ 8 से 11% के बीच में रही होती, तो आज हम विश्व के 3रे या 2रे नंबर पर पहुंचने की ताकत में थे। हम केवल चाइना और यूएस से पीछे हो सकते थे। हम तो दौड़ रहे थे बहुत तेज, हमको पहुंचना था 5 दिन में, हम पहुंचे 10 दिन में, और उसको अपनी सफलता बोलेंगे, तो ये तो गलत है। सफल साहब, राजनीति बदल गई है, आप सारी बातें कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर सारी चीज़ें आप सुबह से शाम तक गिनवा सकते हैं, लेकिन राजनीति मौजूदा दौर में आप चाहे लोगों की बात करिए, जेब की बात है, वो घर जाकर के भले ही जो है वो अपने परिवार पर और खुद पर भी जो है वो गुस्सा निकालेंगे, लेकिन बात फिर चौक चौराहे पर जब आज के दिन में हो रही है, तो वो लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि आदमी घूम फिर करके वहीं पर आकर के टिक जाता है। इसको कैसे ध्वस्त कर पाएंगे, ये बड़ा मसला खड़ा हो गया है। देखो, मैंने कहा कि इस समय देश में हर व्यक्ति ये मानता है कि वो दिक्कत में है,
हर व्यक्ति बीजेपी का कट्टर समर्थक ले लो, मोदी जी का भक्त ले लो कोई, या बीजेपी का विरोधी ले लो, वो ये कहता है कि तनाव बहुत है समाज में। लेकिन हिंदू मुस्लिम पे फिर वो अपने अपने कारण गिनाते हैं, हाँ। है ना। मतलब कोई एक कारण से बोलता है, कोई दूसरे कारण से। लेकिन आज कोई ये नहीं कहता कि समाज में तनाव नहीं है। हाँ। आज कोई ये नहीं कहता है कि समाज के अंदर इस समय महंगाई नहीं हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नौकरियां मिल रही हैं। ये तो सबके प्रॉब्लम है। लेकिन लोग फिर भी हिंदू मुस्लिम पे और ऐसे इश्यूज पे जा रहे हैं, क्योंकि तमाम मीडिया और जो पावर प्रोपेगेंडा की है, जिसमें इतना पैसा खर्च करते हैं, वो रोज के रोज लोगों से यही बात कर रहा है। और उसके तहत जो क्राइम होता है, जो बहुत सारे क्राइम सांप्रदायिक हुए हैं, उसमें मुस्लिम लोगों ने भी किए हैं, उसमें हिंदुओं ने भी किए हैं, उसमें दलितों पे भी हुए हैं, उसमें महिलाओं पे भी हुए हैं। उन लोगों पे जब अपराध हो रहा है तो उस अपराध की सज़ा के बजाय ये विश्वास लोगों को नहीं रहा कि इसमें सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन अपराधियों को आप स्वागत करते हैं और उससे और ज़्यादा जहर फैल रहा है। संस्थाएं इसमें रोक लगा नहीं रही हैं। काउंटर क्या है उस पर? मैं बता रहा हूँ, संस्थाएं रोक लगा नहीं रही हैं। तो ये प्रोपेगेंडा को रोकने का एक ही तरीका है, जब कोई भी मीडिया, कोई भी संस्था जहर फैलाने को रोकेगी नहीं, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनसे सीधी बात करनी पड़ेगी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने आज ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हुई है। जनता के बीच में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा है। 150 दिन चलेगी, जनता से संवाद सीधे होगा। और इसके बाद जिस जिस राज्य से सरकार ये यात्रा गुजरेगी, उसके 10 दिन बाद हमारी संविधान बचाओ मार्च है उन राज्यों में। जो हमारे सारे डिपार्टमेंट हैं, एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, फिशरमैन डिपार्टमेंट, अनऑर्गेनाइज वर्कर डिपार्टमेंट, महिला डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ये मिलकर एक मार्च निकाल रहे हैं। उसके बाद घर से घर में जाके हम लोगों को बताएंगे 6 महीने तक। क्योंकि जब जनता है, लोकतंत्र जनता से चलता है, तो जनता से सीधे संवाद करने की ज़रूरत है और कोई इसका इलाज नहीं है। लोगों से बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि पहले अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो इस देश को एक रखना बहुत ज़रूरी है। जिसका घर कमज़ोर होता है ना, जिस परिवार में विघटन होता है, उस परिवार की कभी तरक्की नहीं होती। थैंक यू। तो गुरदीप सप्पल साहब राजनीति में मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं, आंकड़ों के भी बाजीगर हैं और आंकड़ों को समझते भी हैं, आंकड़ों को समझा भी पाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि अब लोगों के बीच में जा करके कांग्रेस पार्टी कितना इन चीज़ों को लोगों के दिमाग में उतार पाएगी, लोगों को समझा पाएगी, वो बड़ा सवाल है। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह से लगातार खबरें देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर